विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो प्रकरण 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब में दूसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। इस तरह आपका ये वीडियो कंप्लीट होने पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब यहाँ कंप्लीट होगा। हमने लास्ट लेक्चर में अपने देखे थे कि 2013 कंपनी कानून के परिशिष्ट 3 के अनुसार किस तरह से पक्की तलपट तैयार की जाती है, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया और उसमें कौन सी हेडिंग, कौन सा उसका उप हेडिंग, तो उस सब के बारे में चर्चा किया और इसके हमने प्रश्न भी किए। अब आज देखिए हम सीखने जा रहे हैं लाभ हानि का पत्रक। ये भी वित्तीय पत्रक है कंपनी का, तो लाभ हानि का पत्रक किस तरह से बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए इसका हेडिंग हमने यहाँ दिया हुआ है, तारीख के दिन पूरा होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक या लाभ हानि का पत्रक, ऐसा इसका जो है हेडिंग होता है। और इसके अंदर आपको कॉलम होते हैं विवरण, नोट नंबर और रकम के 2 कॉलम बनाना है आपको इसके अंदर। और अब इसमें विगत देखिए, आपको इसमें भी आपको पॉइंट वाइज याद रखना है आपको। जैसे इसमें देखिए पहला नंबर है काम काज में से उपज। तो काम काज में से उपज, इसमें आपको लिखा भी है जैसे बिक्री, तो इसमें बिक्री का समावेश आपको करना है। तो बिक्री जो है वो हमेशा कामकाज की उपज मानी जाएगी, तो ये रकम लिखकर हमको यहाँ दर्शाएंगे। फिर आता है दूसरा नंबर है अन्य उपज। अब अन्य उपज है तो अन्य उपज में आपको ध्यान रखना, जैसे प्राप्त डिविडेंड हुआ, प्राप्त ब्याज हुआ, डूबत ऋण वापसी का हुआ या संपत्ति विक्रय का लाभ हुआ, तो ये सभी अन्य उपज में आता है। फिर से बोलता हूँ आपको, जैसे प्राप्त ब्याज, प्राप्त डिविडेंड, डूबत ऋण वापसी या संपत्ति विक्रय का लाभ अगर है तो आपको उसको अन्य उपज में के रूप में यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, कई बार भंगार का विक्रय हुआ है, ये भी आप यहाँ दर्शा सकते हैं। और बिक्री में अगर आपको वापसी दिया है तो बिक्री वापसी घटा के आप दर्शाएंगे। ठीक है, बिक्री माइनस वापसी यानी शुद्ध बिक्री, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरी हेडिंग आती है, वो है कुल उपज। कुल उपज यानी नंबर 1 प्लस नंबर 2, देखो यहाँ लिखा भी है, 1 और 2 को जोड़ करके तो जो आता है वो रकम यहाँ दर्शा दी जाती है। तो एक आपका हुआ। अब आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप आपका था खर्च, ये नंबर 4 पे है। और इसके अंदर कौन कौन से खर्च है, खर्च का क्रम आपको ध्यान रखना है। तो पहला नंबर खरीदी है, तो खरीद में जैसे बेचे माल की लागत हो तो भी आपको समझना है वही है। और खरीद है, वापसी है तो शुद्ध खरीद लिखना पड़ेगा, खरीद माइनस वापसी के साथ। तो ये पहला कॉलम हमेशा खरीदी का लिखा जाएगा। दूसरा कॉलम है स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन का मतलब हुआ कि जैसे आपको स्टॉक दिया है तो उसमें आपको प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक करके आपको यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन दर्शाना है। और कई बार अंतिम स्टॉक दिया तो जो है वो लिख देंगे, अंतिम स्टॉक सीधा लिख देंगे। उसके बाद आता है आपके अगला है प्रत्यक्ष खर्च है। प्रत्यक्ष खर्च में क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ आपको मजदूरी और आवक माल गाड़ी किराया, रेलवे नूर, तो ये सभी खर्च इसमें आएंगे। फिर से सुनिए, इसमें आपको प्रत्यक्ष खर्च में मजदूरी, आवक माल गाड़ी किराया या रेलवे नूर वगैरह है तो उसको आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद आता है कर्मचारियों से संबंधित खर्च या कर्मचारियों के लाभ, ऐसा भी हो सकता है। तो कर्मचारियों के लाभ के खर्च, इनमें क्या क्या आएगा सुनिए। एक तो वेतन हुआ, वो बोनस हुआ, उसके बाद कमीशन हुआ, जैसे ये भी कर्मचारी के लाभ के खर्च में आएगा। प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, ठीक है। तो फिर से सुनिए, इसके अंदर भी आपको, इसमें आपको जैसे कर्मचारी का जैसे वेतन है, बोनस है, कमीशन है, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, तो ये सब चीज़ इसमें आएंगे। अब आता है वित्तीय लागत। तो वित्तीय लागत में आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय लागत में वित्तीय खर्च लेने हैं, जैसे कि डिबेंचर का ब्याज हुआ, फिर पब्लिक डिपॉजिट का ब्याज हुआ, लोन का ब्याज हुआ, बैंक ओडी का ब्याज हुआ, अल्पकालीन कोई लोन है उसका ब्याज हुआ, तो वो सभी आपको लिखना है वित्तीय खर्च में। ठीक है, यानी डिबेंचर का ब्याज, पब्लिक डिपॉजिट का ब्याज, लोन का ब्याज, बैंक ओडी का ब्याज इत्यादि सब कहाँ आएगा, वित्तीय लागत में आएगा। फिर आता है घिसाई। अब घिसाई में क्या है, घिसाई और अपलिखित रकम या अपलिखित खर्च, आप इसको दोनों को एक में आपको लेना है, घिसाई हो चाहे अपलिखित खर्च हो, तो वो रकम यहाँ आएगी। जैसे अस्थायी संपत्ति पर घिसाई हुआ, अपलिखित ख्याति, अपलिखित पेटेंट हुआ, अपलिखित ट्रेडमार्क हुआ, बराबर, अपलिखित डिबेंचर का बट्टा हुआ, अपलिखित विज्ञापन अभियान खर्च हुआ। तो ये सारे जो खर्च हैं अपलिखित और घिसाई से संबंधित, वो इस हेडिंग में आएंगे। और उसके बाद अंत में आता है अन्य खर्च। अब अन्य खर्च में क्या आएगा,
अन्य खर्च में डाक, तार, स्टेशनरी हुआ, किराया, ऑडिट फीस, ऑफिस का खर्च, बिक्री खर्च, बराबर, डूबत ऋण हुआ, ये सभी किस में आएगा? अन्य खर्च में आएगा। तो आपको समझ में आ गया है कि आपको जो खर्चे दिए हैं इसे क्रम में देना है, ठीक है, जिसमें खरीदी, उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन, और उसके बाद प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के लाभ के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित रकम, और अन्य खर्च। फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ कुल खर्च जोड़ देंगे। तो अब ये हमारी कौन सी हेडिंग पूरी हुई? चौथी। अब हेडिंग आएगी पांचवी। पांचवी हेडिंग में क्या होगी? आयकर पहले का लाभ। वो कैसे निकलेगा? तो तीसरी हेडिंग में चौथी हेडिंग हटाने का। ये देखिए, तीसरी हेडिंग क्या है? कुल उपज, और चौथी हेडिंग क्या है? कुल खर्च। तो कुल उपज में से कुल खर्च घटाएंगे तो यहाँ रकम आएगी, और ये रकम कौन सी होगी? आयकर पहले का लाभ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ उपज ज़्यादा है, खर्च कम है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर उसमें से आयकर माइनस करना है। 30% है, 20% है, 50% है, जो भी आयकर हो वो आपको यहाँ पर जो लाभ है उसका उतना परसेंट आपको यहाँ माइनस कर देना है। जो रकम उसके बाद आएगी तो आपकी सातवीं हेडिंग और लास्ट हेडिंग बनेगी कि आयकर या करवेरा घटाने के बाद का लाभ। तो करवेरा घटाने के बाद का लाभ का जो कैसे आएगा वो, तो आपको पांचवी हेडिंग को जो है घटाना है, किसमें? पांचवी में से छठी हेडिंग घटाना है, बराबर। तो ये आपको आ जाएगा। तो इसका एक प्रारूप है, ये लाभांश का पत्रक का इस तरह से स्वरूप बनाया जाता है। अब थोड़ा इसमें और समझते हैं जरा इसको। अब देखिए, जैसे कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 में दर्शाए गए अनुसार कंपनी का लाभांश का पत्रक कौन से शीर्षक के अंतर्गत इसमें दर्शाएगा वो बताना है आपको। जैसे बिक्री आपने देखा है तो पहले में आएगा नंबर 1 में, तो इस किस में आएगा? वो कामकाज से उपज, उस हेडिंग में आएगा। वेतन किस में होगा? कर्मचारी लाभ के खर्च, अभी आपने हाल में देखा। घिसाई, इसके लिए व्यवस्था है, घिसाई या अपलिखित में। डूबत ऋण वापसी अन्य उपज में आता है। डिबेंचर ब्याज है तो वित्तीय लागत में आता है, अभी आपको मैंने समझाया। ऑडिट फीस है, अन्य खर्च में आएगा। भंगार की उपज है, कोई भी उपज हो तो अन्य उपज में आएगा। संपत्ति का विक्रय अन्य उपज में आएगा। उसके बाद विज्ञापन खर्च दिया है तो विज्ञापन खर्च को हम किस में ले लेंगे? अन्य में, क्योंकि इसका कॉलम नहीं है तो अन्य खर्च में आएगा। प्रोविडेंट फंड में हिस्सा कर्मचारी लाभ का खर्च है ये। फिर बैंक ओडी का ब्याज वित्तीय लागत है। फिर बैंक खर्च या बैंक चार्ज दिया है इसके अंदर मान लो, तो आपका ये आ जाएगा जो है अन्य खर्च में, इसको दर्शा सकते हैं आप। और कर्मचारी को बोनस, तो ये तो कर्मचारी का लाभ है। और अपलिखित डिबेंचर बट्टा, ये घिसाई और अपलिखित रकम में इसमें दर्शाएंगे। यानी ये बहुत बढ़िया छोटा सा पत्रक है और इजी भी है, आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह से आपने अभी इसके पहले वीडियो में आपने पक्की तलपट का पत्रक तैयार किया है, उसी तरह से आपको ये लाभांश का पत्रक आपको तैयार रखना है। ये पत्रक अगर आप बिना देखे बना ले रहे हैं तो आपका लाभांश के पत्रक का भी सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम इसके आधारित जो इसमें प्रश्न देखते हैं किस तरह इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिया है पुस्तक के अंदर, ये देखिए प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर दिया है कि 31/3/17 के दिन पूरे होने वाले पटेल लिमिटेड की जानकारी पर से 2013 का परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभांश का पत्रक तैयार कीजिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने एक पोस्टर बना दिया है और इसके अंदर हमने पूरा पत्रक तैयार कर दिया है। सबसे पहले इसमें देखिए आ रहा है काम काज की उपज, और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ दिया है पहले भंगार का विक्रय। तो भंगार का विक्रय कितना है? 10,500। ये किस में आएगा? ये आएगा अन्य उपज में, अन्य उपज 10,500। यहाँ देखिए ये रहा अन्य उपज, उसमें भंगार का विक्रय, ये देखिए हमने लिख दिया 10,500, ये दर्शा दिया। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर उपयोग में लिए गए माल की लागत। ध्यान रखना, उपयोग में लिए गए माल की लागत दिया हो या खरीदी दिया हो, बराबर ना, तो ये उसी कॉलम में आएगा, तो उसको खरीदी के रूप में यहाँ दर्शाएंगे। देखिए हमने यहाँ खर्च में खरीदी के बदले क्या लिख दिया? उपयोग में लिए माल की लागत 1,87,500 है, वो रकम यहाँ दर्शाएंगे 1,87,500 दर्शा दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है वेतन। तो वेतन आपने पहचान लिया, कर्मचारी के लाभ का खर्च है 78,000 है। ये देखिए कर्मचारी के लाभ का खर्च, यहाँ वेतन आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ दर्शा सकते हैं, दर्शाना हो तो वेतन, बराबर ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। और नहीं लिखना हो तो उसके सामने आपको लिखना है खाली इसके अंदर 78,000 रुपया है, तो ये हमने 78,000 लिख दिया, इसका खर्चा हो गया। उसके बाद आता है आगे चुकाया ब्याज। अब चुकाया ब्याज यहाँ पर कितना दिया है? 9,000 दिया है चुकाया ब्याज। तो ये रकम इसको हम यहाँ दर्शाएंगे 9,000 रुपया।
तो इसके अंदर हम वित्तीय खर्च में ले रहे हैं इसके अंदर, तो डिबेंचर ब्याज हुआ जैसे इत्यादि हुआ, तो ये देखिए चुकाया ब्याज वित्तीय लागत के अंतर्गत यहाँ दर्शा देंगे 9,000, ये इसमें दर्शा दिया। और उसके बाद आता है इसमें दिया है बिक्री, बिक्री का पहले ही हेडिंग में आएगा, तो 3,81,000 है। ये देखिए यहाँ पर बिक्री है, यहाँ पर 3,81,000, इसको यहाँ दर्शा देंगे 3,81,000 बराबर कामकाज से उपज या बिक्री। फिर आता है तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, आपको परिवर्तन दे ही दिया है, कुछ घटाना नहीं है, तो सीधा 12,000 लिख देंगे यहाँ पर। तो स्टॉक में परिवर्तन या तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, सीधा रकम कितना बता देंगे 12,000। उसके बाद आता है आपको अगला ऑफिस और प्रबंधकीय खर्च, रकम दिया है 15,600, ऑफिस और प्रबंधकीय खर्च। तो ऑफिस और प्रबंधकीय किस में आएगा, अन्य में आएगा। देखिए अन्य में ऑफिस और प्रबंधकीय खर्च, यहाँ रकम लिख देंगे 15,600 अन्य में। और उसके बाद यहाँ आपको दिया है घिसाई, घिसाई की रकम आपको दिया है 84,000 दिया है, तो घिसाई का भी हेडिंग बनना होता है, तो वहाँ लिख देंगे घिसाई 84,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पूरी रकम दर्शा दिया है, आप देखेंगे इसके अंदर। और अब इसके बाद इसका हम टोटल वगैरह जो भी होगा इसके अंदर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर सारी एंट्री हो गई, यानी आप अगर पत्रक पहले से बना दे रहे हैं तो आपको लिखने में बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, और नहीं तो फिर आप स्टेप वाइज इसको याद रखें और जो रकम आए वैसे आप लिखते जाएं। और उसके बाद अब यहाँ पर टोटल करते हैं, तो पहले उपज का, उपज में दो अमाउंट है 381 और 10,500, दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 391,500, 3,91,500, ठीक है। ये अपना तीसरी हेडिंग मिली कुल उपज, पहले और दूसरे का योग हुआ 3,91,500। अब आता है कुल खर्च देखते हैं, तो इसमें देखिए 187,500, 12,000 है, 78,000 है, 9,000 है, 84,000 है और 15,600 है, ठीक है। इनको कुल जोड़ेंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। तो इनका टोटल अगर हम ले रहे हैं इसके अंदर कुल मिला करके, तो इसका टोटल हो रहा है 3,86,100, 3,86,100 इसका टोटल हो गया। और अब करवेरा के पहले का लाभ यहाँ आप देख सकते हैं, करवेरा के पहले का लाभ क्या होगा इसमें, तो कॉलम नंबर 3 और माइनस कॉलम नंबर 4, तो यानी ये जो अपना क्रम है, क्रम नंबर 3, 4 माइनस होगा, यानी कुल उपज माइनस कुल खर्च। तो करेंगे तो इसमें आ रहा है इसके अंदर 5,400 का डिफरेंस आ रहा है, 5,400। तो 5,400 क्या हुआ, करवेरा पहले का लाभ, तीसरे में से चौथा कटा है, ठीक है। अब आपको इसमें सवाल में दिया है कि करवेरा का प्रतिशत 30 है, तो देखिए करवेरा का प्रावधान 30% है, तो 5,400 का 30% करेंगे तो आएगा 1,620 रुपया आएगा, तो ये 1,620 रुपया यहाँ हो गया। और अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो करवेरा के बाद का लाभ आ जाएगा, तो करवेरा के बाद के लाभ के लिए इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो अंतर बच रहा है 3,780, 3,780। ये देखिए आपका ये करवेरा के बाद का लाभ आ गया, इसको कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट में ले गए। इस तरह से आपका ये बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और आपने जिस तरह पक्की तलपट सीखा सेम उसी तरह से लाभांश उससे भी छोटा है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं अपने, तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 9 दिया है, देखिए तो प्रश्न नंबर 9 में आपको यहाँ केवल लिमिटेड की सकल तलपट दी गई है, यहाँ पर सकल तलपट है। और अन्य जानकारी में आपको यहाँ दिया है अंतिम माल का स्टॉक 42,000 बताया गया है, और लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान, तो करवेरा प्रावधान का प्रतिशत है 50, ठीक। और आपको करना क्या है, तो दिए गए विवरण पर से 31/3/17 को पूरा होने वाले वर्ष का कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार करो। अगर आपको वार्षिक हिसाब बोला गया है तो फिर आपको दोनों पत्रक बनाने होंगे, लाभांश का पत्रक बनाने का और फिर पक्की तलपट का पत्रक बनाने का। तो अब हम इस पर से ये पूरा जो है इसको कंप्लीट करेंगे, तो दोनों पत्रक हम बनाएंगे इसके अंदर, लाभांश का पत्रक और पक्की तलपट का पत्रक। तो देखिए पहले हमने लिया लाभांश का पत्रक है और फिर नीचे हमने बना दिया है पक्की तलपट का पत्रक, उसमें हेडिंग। तो आप हेडिंग अगर आपको याद है तो आपको जैसे जैसे हेडिंग जो आती जाए उससे आपको लिखते जाना है। अब देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले दिया इक्विटी शेयर पूंजी। अब आपको पता है कि जो इक्विटी शेयर पूंजी है
तो इक्विटी शेयर पूंजी किस में दर्शाते हैं अपने, पहले उसको देख लें। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर पूंजी अपने आती है पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में। तो देखिए पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में इक्विटी और दायित्व शेयर धारकों के फंड, उसमें आया शेयर पूंजी, उसमें है इक्विटी शेयर, कितना है 2,40,000। तो ये रकम हम सीधा यहाँ बता दिए 2,40,000, यानी हमने पत्रक बना के रखा है यहाँ पर इसके हिसाब से, और ज़्यादा एंट्री भी नहीं, इसलिए आप आसानी से बना भी सकते हैं। 2,40 हो गया। और अब आगे देखते हैं, इसमें दिया है ऑफिस और बिक्री खर्च, तो अन्य में आता है, लाभांश पत्रक में आता है, तो ये 24,000 रुपया है। तो अपने अन्य में इसको लिख देंगे यहाँ पर 24,000। ये देखिए अन्य खर्च में ऑफिस और बिक्री खर्च दिया है, तो वो यहाँ देखिए हम बता दिए 24,000 रुपया, 24,000। उसके बाद यहाँ दिया है खरीदी। अब खरीदी को आपने समझा कि बेचे माल उपयोग में लिए माल की लागत है, खरीदी है, तो खर्च में आता है। तो खर्च का पहला रकम यही है, तो 4,26,000 बताएंगे। कि देखिए यहाँ पर ये रहा खर्च का कॉलम लाभांश पत्रक में, और उसके उसी कॉलम में हम बताएंगे 4,26,000 खर्च, खरीदी 4,26,000। उसके बाद आता है यहाँ पर 10% के डिबेंचर। अब आपको तुरंत ख्याल आ गया होगा, पक्की तलपट में है, और पक्की तलपट में बिन चालू दायित्व है। और बिन चालू दायित्व में क्या है ये, तो बिन चालू दायित्व में है ये दीर्घकालीन उधारी रकम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पक्की तलपट यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ देखिए बिन चालू दायित्व है, पहले उसमें आता है ए दीर्घकालीन उधारी रकम। यहाँ देखो 10% का डिबेंचर। अभी डिबेंचर की रकम अपने दर्शा देंगे इसके अंदर, और डिबेंचर इसमें दिया है, डिबेंचर की रकम 9,60,000 ये दिया इसके अंदर, कि सॉरी 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पर आ जाएगा डिबेंचर की रकम 1,20,000। फिर उसके बाद अब अगला आता है इसमें बिक्री। बिक्री आपको पता है लाभांश के पत्रक में आता है, तो लाभांश के पत्रक में आपको दर्शाना है 9,60,000। तो बिक्री पहले ही हेडिंग आता है लाभांश के पत्रक में, ये देखिए यहाँ बिक्री अन्य उपज जो आती है उसमें आएगा 9,60,000, ये दर्शा दिए। उसके बाद आता है आगे उसके बाद सॉफ्टवेयर। अब ध्यान रखिए सॉफ्टवेयर जो है ये संपत्ति है, तो कैसी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। तो आपको संपत्ति कॉलम में इसको अदृश्य संपत्ति में बताना है। तो देखिए हमने यहाँ बताया है संपत्ति, तो संपत्ति में अस्थायी संपत्ति, और अस्थायी संपत्ति में अदृश्य संपत्ति। ध्यान रखना, अदृश्य संपत्ति में आएगा सॉफ्टवेयर। तो अदृश्य संपत्ति में सॉफ्टवेयर दर्शा देंगे इसमें, और इसकी रकम है 1,20,000। तो यहाँ हम दर्शा देंगे, ये देखिए 1,20,000। हेडिंग का आपको इसमें बहुत महत्व है, हेडिंग गलत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फिर आता है अगला मजदूरी। अब मजदूरी अपने जानते हैं लाभांश के पत्रक में आएगा 24,000 रुपया। तो प्रत्यक्ष खर्च अपने लिखे थे उसके अंदर, ये देखिए मजदूरी अपने लाभांश के पत्रक में इसको दर्शाएंगे। तो लाभांश के पत्रक में देखिए यहाँ दिखा है इसमें, ये कर्मचारी के लाभ के खर्च दिया है, वेतन और मजदूरी, और इसके अलावा इसके अंदर वित्तीय लागत, इसमें तो आएगा ना इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको दोनों दिया है, देखिए एक तो ये मजदूरी दिया है हमने इसके अंदर देखा, तो मजदूरी की रकम इसमें कितना दिया है इसके अंदर, मजदूरी दिया है 24,000 रुपया दिया है मजदूरी की रकम। तो 24,000 इसमें आपको यहाँ मजदूरी बताना है। और दूसरा इसके अंदर आपको वेतन भी दिया है, देखिए ये रकम है वेतन, तो वेतन की रकम है यहाँ पर 12,000, और सॉरी 3 लाख रुपया वेतन है, और ये मजदूरी है 24,000 रुपया। तो दोनों अमाउंट 3 लाख और 24,000 दोनों को जोड़ के हम 3,24,000 लिख दे रहे हैं। तो मजदूरी और वेतन ये हो जाएगा कर्मचारी के लाभ के खर्च, दोनों मिलाकर के 3,24,000, 3,24,000 जिसको हमको जो है कर्मचारी को चुकाना है, तो उसके अर्थ में आ गया। अब आता है ये डिबेंचर का ब्याज, ये आपको पता लग गया लाभांश का पत्रक है, कैसा है, वित्तीय लागत बोलते हैं इसको। तो वित्तीय लागत में आपको बताना है इसको डिबेंचर का ब्याज 12,000। ये देखिए यहाँ पर वित्तीय लागत डिबेंचर का ब्याज 12,000 ये दर्शा दिए। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज आता है। अब बैंक ओडी का जो ब्याज है वो रकमें आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। ब्याज होता तो वित्तीय लागत होता, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ये है 14,400। तो ये कहाँ पर बताएंगे हम इसको, पक्की तलपट के दायित्व में चालू जिम्मेदारी बताएंगे।
और चालू जिम्मेदारी में अल्पकालीन उधार ली रकम, ये देखिए पक्की तलपट के दायित्व में, चालू दायित्व में अल्पकालीन उधार ली रकम 1 वर्ष या उससे कम, तो उसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये है 14,400, तो 14,400 इसको यहाँ दर्शा देंगे। और उसके बाद अब आता है जमीन मकान। अभी तो आप देख लिए संपत्ति है, कैसी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है और उसमें दृश्य संपत्ति है। तो ये संपत्ति बताएंगे 2,28,000, इसको हम पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष में यहाँ पर स्थायी संपत्ति, और अस्थायी संपत्ति में अपने बताएंगे दृश्य संपत्ति। तो दृश्य संपत्ति में 2,28,000 यहाँ पर 2,28,000 यहाँ पर हो गया। फिर आता है अगला प्रारंभिक स्टॉक, देखो दिया है। अब यहाँ ध्यान रखें जरा कि यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक आपको दिया है, ये जमीन मकान 2,28, प्रारंभिक स्टॉक 36,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समायोजन दिया है, अंतिम माल का स्टॉक 42,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक स्टॉक दिया है 36,000 और अंतिम स्टॉक दिया है 42,000, दोनों दिया है। तो फिर स्टॉक में परिवर्तन कहाँ आता है, आपको ध्यान आना चाहिए लाभांश के पत्रक में। तो लाभांश के पत्रक में क्या करेंगे हम, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दोनों का अंतर लिखते हैं। तो ध्यान रखो प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटता है, तो यहाँ प्रारंभिक स्टॉक कितना है 36,000 और अंतिम स्टॉक कितना है 42,000, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये देखो माइनस आ रहा है, क्योंकि प्रारंभिक स्टॉक कम है अंतिम स्टॉक ज़्यादा है, तो रकम माइनस में आ रही है। कितने माइनस में आएगी, 6,000 का डिफरेंस है, तो 6,000 कम है माइनस में। तो देखिए इसको हम बताएंगे लाभांश के पत्रक में। तो देखिए लाभांश का पत्रक हमने यहाँ बनाया है, इसमें देखिए स्टॉक में परिवर्तन, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। अभी आपको बताया मैंने कितना अंतर आ रहा है, 6,000 माइनस में आ रहा है। तो देखिए हमने इसको ब्रैकेट में कितना कर दिया 6,000, ये खास ध्यान रखना। माइनस में आए तो ब्रैकेट में कर देने का, रकम माइनस मालूम पड़े, तो ये माइनस में आया क्योंकि प्रारंभिक में से अंतिम घटाया, अंतिम ज़्यादा था प्रारंभिक कम था, एक असर हो गई। और दूसरी असर, ये जो अंतिम स्टॉक है इसकी असर हमको पक्की तलपट में हम दर्शाते हैं, कहाँ पर, संपत्ति में दर्शाते हैं। कहाँ पर, संपत्ति में, माल सामग्री में। आपको ध्यान होगा, आपने पक्की तलपट सीखा हुआ है। तो देखिए इसकी दूसरी असर बताएंगे यहाँ पर। देखिए ये रहा चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में आप इसमें बता रहे हैं माल सामग्री अंतिम स्टॉक 42,000। तो आपको अब अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर आपको यहाँ पर दोनों स्टॉक दिया है तो प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक का डिफरेंस आप कहाँ ले जाएंगे, लाभांश के पत्रक में ले जाएंगे, ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन। और जो अंतिम स्टॉक है उसको कहाँ ले जाएंगे आप, पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष में ले जाएंगे, इसको चालू संपत्ति में इसको दर्शाएंगे, और वो है माल सामग्री 42,000, ठीक। दो असर इसके ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद अब आप अगले बढ़ते हैं इसके अंदर। ये आता है प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा क्या है, उपज है। तो उपज है तो लाभांश खाते में आना चाहिए, तो लाभांश खाते में 15,600 अन्य उपज आएगा। तो लाभांश के पत्रक में हम इसको लिखेंगे, लाभांश के पत्रक में यहाँ देखिए हमने लिखा अन्य उपज, उसमें प्राप्त बट्टा बता देंगे 15,600, 15,600 इधर सा दिए। अब क्या बचा, देनदार। अब देनदार कितना इसमें है, 1,80,000 है यहाँ पर देनदार। तो देनदार तो हमको पता है इसके अंदर संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है, चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में क्या है कि व्यापारी का लेना, तो संपत्ति पक्ष में देनदार बताएंगे, देखिए यहाँ पर। और इसके अंदर चालू संपत्ति व्यापारी का लेना, जिसको क्या बोलते हैं हम, देनदार, और वो हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। इस तरह आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सारी एंट्री हमने इसमें से एक तरफ से A to Z सभी एंट्रियाँ कर दिया, और एक समायोजन था उसको भी हमने ले लिया। अब एक खाली बचता है समायोजन, कौन सा, कर वेरा का प्रावधान। कितना प्रतिशत है, 50। वो क्या करेंगे, जब हम लाभांश का पत्रक बनाएंगे, लाभ आएगा तब उसमें 50% हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल करते हैं, उसको देखिए जरा आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लाभांश का पत्रक का टोटल करेंगे। ये आप कंप्लीट वार्षिक हिसाब बना रहे हैं, इसको सभी दोनों पत्रक इसमें आ गए। चलिए सबसे पहले उपज देखते हैं। उपज में 9,60,000, 15,600 है, और दोनों मिला के हो जाएगा 9,75,600, दोनों का योग 9,75,600, ये कुल उपज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कुल खर्च देखते हैं। कुल खर्च देखिए 4,26, 6,000 माइनस में, ध्यान रखना, 3,24, 12,000, और घिसाई तो उसमें दिया ही नहीं है तो डैश कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 24 जारी है। तो इसमें ये 4,26, 3,24, 12 और 24 सबको जोड़ के उसमें 6,000 माइनस कर देंगे।
तो जब 6,000 माइनस करेंगे तो रकम बचेगा 7,80,000। तो इसका मतलब खर्च कितना माना जाएगा? 7,80,000। ये हो गया खर्च। तो कुल उपज हुआ 9,75,600 और खर्च हुआ 7,80,000। तो अब इसको हम करवेरा पहले का लाभ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो अब हम क्या करेंगे, 3 में से 4 माइनस करेंगे, यानी ये टोटल में ये टोटल माइनस होगा तो प्लस में आएगा, यानी लाभ हो रहा है। तो करवेरा पहले का लाभ आएगा 1,95,600, 1,95,600। ठीक, ये आ गया। अब करवेरा हमको कितना बोला गया है गिनने को? 50%। तो करवेरा का प्रावधान हम यहाँ कितना करेंगे? 50%। तो यानी जो लाभ हुआ है, ये देखिए, वो 1,95,600 है, उसका 50% करेंगे तो करवेरा आ जाएगा। तो उसका 50% कितना होगा? 97,800 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 97,800 हो गया, और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो वही रकम आएगी 97,800। तो ये 97,800 क्या हुआ? करवेरा के बाद का लाभ आ गया। अब ये जो आया ये कहाँ जाएगा? पक्की तलपट में जाएगा। तो पक्की तलपट में हम करवेरा का बाद का जो लाभ आया उसको दर्शाएंगे। कहाँ दर्शाएंगे? तो ये देखिए, अनामत और आधिक्य जो कॉलम है पूंजी और दायित्व में, उस कॉलम में इसको हम दर्शाएंगे, और ये है 97,800। तो जिस तरह से हम खाता बंद करते हैं अपने सामान्य जो है वार्षिक हिसाब में, उसी तरह से यहाँ कंपनी के वार्षिक हिसाब में वही प्रोसेस यहाँ चालू है। तो 97,800 देखो, शुद्ध लाभ यहाँ आ गया एक। अब दूसरा, ये करवेरा का प्रावधान, ये प्रावधान को भी हम पक्की तलपट में ले जाएंगे। तो ये प्रावधान को कहाँ दर्शाएंगे हम इसको? ये भी अपने दायित्व में जाएगा। तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में देखिए, ये चालू दायित्व में आता है। चालू दायित्व में अन्य दीर्घकालीन प्रावधान, जिसमें करवेरा का प्रावधान, तो हमने कितना किया है? 97,800। ये देखिए 97,800। ठीक है, ये हमने सारी अमाउंट कंप्लीट कर ली। अब हम टोटल करेंगे तो इक्विटी दायित्व में पहली हेडिंग का टोटल हो रहा है शेयर धारकों के फंड या भंडोल, उसमें इक्विटी शेयर और लाभ बराबर दोनों को मिला करके 2,40,97 हो रहा है, 3,37,800 हो रहा है। ठीक है, ये हुआ इक्विटी शेयर के होल्डर्स के भंडोल, ये हो गया। और अब बिन चालू दायित्व देखते हैं। तो बिन चालू दायित्व में हमारे पास एक ही अमाउंट है, खाली कितनी? 1,20 बाहर ले लेंगे, 1,20,000। उसके बाद चालू दायित्व में हमारे पास दो अमाउंट है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 1,12,200, 1,12,200, इसको हमने यहाँ ले लिया। और अब तीनों को 3,37,800 और 1,20 और 1,12,200 इनको जोड़ देंगे तो हो गया 5,70,000 कुल हो गया, 5,70,000। ठीक है, आपका परीक्षा में इस तरह से मिलना चाहिए। आपकी पहली हेडिंग का टोटल ये है, दूसरी हेडिंग का टोटल ये है, तीसरी हेडिंग का टोटल ये है, बराबर, ये क्रम। और इनमें से जैसे हमने खाली ए लिया है, बी सी जो कॉलम तो हमने नहीं लिए क्योंकि वो दिया ही नहीं है। और आप चाहें तो उसको भी लिख करके वहाँ डैश कर दें सब में। आप चाहें तो पूरा पत्रक बनाएं, और पूरा पत्रक बना के जैसे यहाँ खाली ए है तो बाकी का बी सी में डैश करें, यहाँ ए और बी है तो सी डी में जो भी हो डैश करें। आप पूरा बना सकते हैं, और जो रकम ना वहाँ डैश करें, अथवा आप जितना पूछा उतना ही बनाए, बाकी ना बनाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो अमाउंट है वही हमने लिया है, बाकी छोड़ दिया है, उसको लिया ही नहीं ध्यान में। ठीक, तो ये हमारा पक्की तलपट का दायित्व पक्ष का टोटल आ रहा है 5,70,000। अब आगे चलते हैं संपत्ति का। संपत्ति में देखिए जरा, संपत्ति में सबसे पहले है अस्थायी संपत्ति में, अस्थायी और में दृश्य और अदृश्य दोनों संपत्ति 2,28 और 1,20 मिला के हो रहा है 3,48,000 हो रहा है इसके अंदर। तो इनका टोटल हमने किया तो 3,48,000 इसका टोटल हो गया। और उसके बाद चालू संपत्ति हमारे पास ए और बी दो है, हम चाहें तो पूरा लिखें और बाकी में हम डैश कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ दो ही लिखा क्योंकि दो ही संपत्तियाँ हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा एफ तक लिख सकते हैं, पूरा ए से लेकर एफ तक। तो यहाँ हमने अंतिम स्टॉक लिखा 42, व्यापारिक लेना है देनदार लिखा 81, और इनका टोटल करेंगे तो हो रहा है 2,22,000, 2,22,000 ये हो गया। और अब इसको हम टोटल कर देंगे तो दोनों का योग करेंगे तो दोनों का टोटल आ रहा है 5,70,000 आ रहा है, 5,70,000। इस तरह से आप देख पाएंगे इसके अंदर कि आपका ये जो है दोनों कंप्लीट हो गया। इसका टोटल 5,70,000 आया, और ये देखिए यहाँ दायित्व का भी टोटल कितना आया, दायित्व का टोटल भी कितना आया 5,70,000 आया।
तो दोनों का योग हमारा मिल गया, संपत्ति का भी 570 और दायित्व का भी 570, तो दोनों का योग बराबर हो गया। इस तरह हमारा सवाल सही है। तो अब आपको ख्याल आ गया होगा कि लाभांश के पत्रक में करवेरा का प्रावधान करके जो लाभ बचे वो लाभ हम लाके पूंजी में जोड़ देना है, यानी इक्विटी दायित्व में, इक्विटी पूंजी में जोड़ देना है। और उसके बाद जो प्रावधान है उसको हमको कहाँ बता देना है, वो हमको चालू दायित्व में जो है इसके अंदर अन्य दीर्घकालीन प्रावधान इसमें लिखा है इसके अंदर, तो अन्य प्रावधान में इसको हमको जोड़ देना है। अन्य यहाँ थोड़ा सा अल्पकालीन होना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालीन तो बिन चालू में आता है, ठीक है ना। तो अन्य अल्पकालीन प्रावधान में इसको हमको ऐड कर देना है, और उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो हमारा संपत्ति और दायित्व का टोटल कैसा हो जाएगा, एक समान। और इस तरह से हमारा ये जो है पूरा प्रश्न 11 नंबर का यहाँ कंप्लीट होता है। एक साथ से आपको सारी विगत इसके अंदर आ गई। और अब इसके बाद हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है आपकी किताब में, वो है प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न के अंदर देखिए आपको क्या पूछा है। 31/3/17 के दिन पार्थ लिमिटेड की सकल तलपट आपको दी गई है यहाँ पर, और इसके अंदर आपको ये माहिती दिया है, बराबर। और इस माहिती के आधार पर नीचे समाधान दिया है कि उपर्युक्त जानकारी पर से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार 31/3/17 को पूर्व होने वाले वर्ष का पक्की तलपट तैयार कीजिए, और हिसाब से संबंधित जो प्रविष्टियाँ आवश्यक नहीं है। यानी आप खाली इसका जो है पत्रक बनता है तो अपने 2 पत्रक बनता है, 2 पत्रक तैयार करेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से अब इस प्रश्न को अपने हल करते हैं। सबसे पहले इसमें पत्रक होगा, तो ये हमने सभी पत्रक बना लिया है। ये लाभांश का पत्रक बना हुआ है, और उसके बाद इधर जो है वो पक्की तलपट का पत्रक दोनों बनाया हुआ है। तो इसकी बाकियाँ देखते हैं जरा इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसमें बाकियों में बिक्री दिया है, तो आपको पता है बिक्री लाभांश के पत्रक में आएगा। तो बिक्री है 11,25,000, तो इसको हम दर्शाएंगे लाभांश के पत्रक में। यहाँ पर कामकाज से उपज या उसकी बिक्री हुआ 11,25,000, तो इसको हम दर्शा देंगे 11,25,000, ठीक है, इधर दर्शा दिए। उसके बाद अब अगला है कर्मचारी के लाभ के खर्च। तो कर्मचारी के लाभ के खर्च 1,95,000 है। तो ये देखिए इसमें तो अपना हेडिंग रहता ही है खर्च में, कर्मचारी के लाभ के खर्च 1,95,000, तो यहाँ पर हम इसको दर्शा देंगे 1,95,000, 1,95,000 ये दर्शा दिए। फिर उसके बाद है माल सामग्री दिया है, तो माल सामग्री है 26,250, तो माल सामग्री हम इसको दर्शाएंगे 26,250 को, और इसको हम दर्शा देंगे जो है इसके अंदर पक्की तलपट के यहाँ पर संपत्ति पक्ष में। तो पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष में 26,250 ये रकम यहाँ पर फिर से देख लीजिए। माल सामग्री है 1,65,000 की रकम माल सामग्री है। इसको हम अंतिम स्टॉक गिनेंगे, तो अंतिम स्टॉक में इसको हम दर्शा देंगे चालू संपत्ति में। तो चालू संपत्ति में यहाँ पर दिया है अस्थाई के बाद चालू, उसमें माल सामग्री यहाँ हेडिंग रहेगी, और माल सामग्री में ये रकम बताएंगे 1,65,000, 1,65,000 ये हो गया। फिर आता है उसके बाद है वित्तीय लागत, लाभांश के पत्रक में आएगा 26,250, तो यहाँ पर लाभांश के पत्रक में वित्तीय लागत ये रहा 26,500 वित्तीय लागत हो गया। 26,250 है, यहाँ मैं 500 लिख दिया हूँ, 26,250 ओके, 26,250। फिर आता है उसके बाद प्रतिभूति प्रीमियम दिया है। अब यहाँ प्रतिभूति प्रीमियम की रकम इसमें आपको दिया है 60,000 दिया है, तो प्रतिभूति की प्रीमियम की रकम इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, पक्की तलपट में इसको ले जाएंगे। यहाँ पर ये 60,000 रुपये इसमें दिया हुआ इसके अंदर, तो ये आपको बताना है प्रतिभूति प्रीमियम। ये देखिए यहाँ पर शेयर पूंजी अनामत और आधे के यहाँ पर प्रीमियम आएगा, तो प्रीमियम कितना है 60,000, तो इसको क्योंकि भी लाभ भी इधर आने वाला है तो उसको भी हम साथ में लेंगे, ठीक है। तो 60,000 रुपया इसका प्रतिभूति प्रीमियम अभी हमने काम चला वहाँ बता दिया है, बाद में दोनों जोड़ के बताएंगे। फिर आता है वित्तीय प्रतिभूति प्रीमियम के बाद आता है स्थायी संपत्ति, उसमें दृश्य 12 लाख,
तो अस्थायी संपत्ति में बिन चालू और उसमें दृश्य है, वो रकम बता देंगे यहाँ 12 लाख। 12 लाख। फिर उसके बाद आता है अगला व्यापारी देना। व्यापारी देना अपना जो है चालू दायित्व है, चालू दायित्व में 90,000 बता देंगे। यहाँ पर दायित्व में चालू दायित्व व्यापारी देना, और इसमें रकम बता देंगे यहाँ पर 90,000। 90,000। उसके बाद व्यापारी देना के बाद है इक्विटी शेयर पूंजी। ये अपने मालकी शेयर होल्डरों के मालकी फंड में आएगा 7,50,000। तो शेयर धारकों के फंड इक्विटी शेयर इसमें आ जाएगा, और ये रकम 7,50,000 यहाँ दर्शा देंगे। 7,50,000। 7,50,000। फिर उसके बाद है व्यापारी लेना। व्यापारी लेना चालू संपत्ति में आएगा, 60,000 दिया हुआ है। व्यापारी लेना, ये देखिए चालू संपत्ति में व्यापारी लेना, और इसमें रकम बताएंगे 60,000 रुपये। 60,000। फिर उसके बाद है अन्य उपज। अन्य उपज बताएंगे लाभांश खाते में, और रकम है 30,000। तो अन्य उपज, ये देखिए यहाँ लाभांश के पत्रक में अन्य उपज 30,000। 30,000। उसके बाद है दीर्घकालीन उधारी रकम। ये बिन चालू दायित्व है, तो बिन चालू दायित्व में है 5,25,000, वहाँ दर्शाएंगे। 5,25 अपने दिखाएंगे बिन चालू दायित्व में। तो देखिए यहाँ पर ये बिन चालू दायित्व दीर्घकालीन उधारी रकम 5,25,000। 5,25,000। फिर इसके बाद अगला नंबर यहाँ दिया है रोकड़ और बैंक। तो ये भी चालू संपत्ति में आएगा, रोकड़ समकक्ष में आता है, तो उस तरह उसको लिखेंगे। तो इसके अंदर ये रकम है दीर्घकालीन उधारी रकम हो गया, फिर रोकड़ और रोकड़ ये 90,000 है। तो इसको दर्शाएंगे संपत्ति पक्ष में। ये देखिए यहाँ पर रोकड़ और रोकड़ समकक्ष चालू संपत्ति है, यहाँ पर 90,000 ये दर्शा दिए। उसके बाद आता है अगला नंबर, वो है रोकड़ बैंक से के बाद घिसाई। घिसाई की रकम है यहाँ पर 33,750। आपको पता है घिसाई लाभांश के पत्रक में दर्शाएंगे। तो देखिए लाभांश के पत्रक में ये रहा, यहाँ पर घिसाई का हेडिंग होता है, वहाँ दर्शा देंगे 33,750। तो यहाँ 33,750 घिसाई के कॉलम में। फिर आता है उसके बाद बेचे माल की लागत। अब बेचे माल की लागत यहाँ दिया है, तो अपने जो खरीदी का कॉलम होता है पहला खर्च में, वही बता देंगे 6 लाख। तो यहाँ पर ये देखिए बेचे माल की लागत यहाँ बता देंगे 6 लाख। उपयोग में लिए माल की लागत, बेचे माल की लागत, खरीदी जो भी दिया हो यहाँ दर्शा देने का 6 लाख। उसके बाद आता है बिन चालू विनियोग। तो बिन चालू विनियोग संपत्ति में आएगा, और बिन चालू संपत्ति में आएगा वहाँ दर्शा देंगे। ये देखिए बिन चालू विनियोग बराबर बिन चालू संपत्ति में आएगा, रकम है 2,10,000। यहाँ पर 2,10,000 रकम यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद यहाँ पर सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, और अब इसका हम टोटल देखते हैं। सबसे पहले हम लाभांश का पत्रक, तो लाभांश के पत्रक में देखते हैं पहले इसके अंदर। तो यहाँ पर अपने पास इनकम में उपज में 11,25 और 30,000 दो अमाउंट है, दोनों जोड़ेंगे तो 11,55,000 हो रहा है। तो इनका जोड़ हुआ 11,55,000, ये अपनी कुल उपज हो गई। ठीक, और उसके बाद उसी तरह से कुल खर्च देखिए 6 लाख है, 1,95,000 है, 26,250 है, 33,750 है, इनको जोड़ेंगे। यहाँ पर अन्य खर्च को दिया नहीं तो डैश कर देंगे, और कुल हो गया 8,55 8,55,000 ये कुल खर्च हो गया। अब कुल उपज में कुल खर्च माइनस कर देंगे, तो फिर आएगा कर वेरा पहले का लाभ, और वो रकम आएगी 3 लाख। यहाँ कर वेरा पहले का लाभ आ गया 3 लाख। आपने देखा है इस प्रश्न में करवेरा का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो करवेरा का प्रावधान हमने यहाँ नील कर दिया, यानी कोई प्रकार करवेरा का प्रावधान यहाँ दिया नहीं है, तो फिर वहाँ नील कर देंगे। और फिर वही रकम जो है करवेरा के बाद का लाभ कहा जाएगा, यानी कितना कहा जाएगा 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया ये हमारा क्या हो गया, करवेरा बाद का लाभ। कहाँ ले जाएंगे इसको ले जाएंगे हम पक्की तलपट में। इसको पक्की तलपट में ले गए, तो पक्की तलपट में यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले इक्विटी शेयर पूंजी है, और इक्विटी शेयर पूंजी के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर की
750 है इक्विटी शेयर पूंजी, और फिर उसके बाद उसमें ये अमाउंट हमने यहाँ लिखना था, ये इसमें समझना है आपको, इक्विटी शेयर पूंजी। फिर अब अनामत और वृद्धि 60,000 प्रीमियम था, हमने पहले देखा था, और 3 लाख का लाभ हुआ है, 3 लाख का, ठीक है। इस तरह से ये अनामत और वृद्धि कितना हो जाएगा, 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। ये अमाउंट ये है बराबर। तो इस तरह 750 और ये 3,60,000। तो अब इसको देखेंगे तो कुल मिला के हो रहा है 11,10,000। इसका टोटल हो रहा है 11,10,000। तो इक्विटी शेयर और दायित्व में शेयर धारकों के फंड कितना हो रहा है, 11,10 हो रहा है, ठीक है। यह समझना आपको। अब आते हैं बिन चालू दायित्व में। बिन चालू दायित्व में एक ही अमाउंट है 525, उसको बाहर कर देंगे तो 5,25,000 हो गया। 525 हो गया तो आपका दूसरा हेडिंग का टोटल आ रहा है 525। पहला आंसर, दूसरा आंसर। तीसरा है चालू दायित्व। चालू दायित्व में देख रहे हैं इसके अंदर, तो चालू दायित्व में आप देख रहे हैं इसमें भी एक ही अमाउंट है, यहाँ पर 90,000 है, क्योंकि अपने करवेरा तो हुआ नहीं, तो जब करवेरा नहीं है तो फिर यहाँ डैश कर देंगे, तो ये 90,000 बचा, उसको बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से 90,000 जो है ये टोटल हुआ किसका, चालू दायित्व का। तो देखो 3 टोटल हुआ, एक शेयर धारकों के फंड, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व, तीनों का टोटल इस तरह से हुआ। आप योग करेंगे तो 17,25,000 हो रहा है तीनों का टोटल, 17,25,000 तीनों का योग, 3 लाख, ठीक। अब चलें संपत्ति में। संपत्ति में सबसे पहले हम बिन चालू संपत्ति लेंगे। तो बिन चालू संपत्ति में यहाँ पर स्थायी संपत्ति में केवल दृश्य संपत्ति है, 12 लाख की है, और उसके बाद जो है बिन चालू विनियोग है, वो है 2,10,000, दोनों मिला के 14,10,000 हो रहा है, 14,10,000। ये पहली हेडिंग का टोटल आया। अब दूसरी हेडिंग है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में एक 65 है, 60,000 है, 90,000 है, इनको जोड़ देंगे तो हो रहा है 3,15,000। तो यहाँ पर 3,15,000, 2 हेडिंग है, दोनों का टोटल आ गया बाहर। अब इनको जोड़ देंगे तो कुल योग हो रहा है 17,25,000, 17,25,000। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दायित्व का टोटल 17,25 और संपत्ति का टोटल 17,25, यानी हमारा सवाल परफेक्ट है। तो ये हमको दोनों हमने बनाए, लाभांश का पत्र भी बना लिया और पक्की तलपट का पत्र भी बना दिया। विद्यार्थी मित्रों, आपका पाठ यहाँ पूरा होता है, और आप ये 2 पत्रक अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। कौन कहा, एक तो पक्की तलपट का पत्रक और दूसरा लाभांश का पत्रक। ये दोनों की आपको हेडिंग समझ में आ गई, उसकी एंट्री आप कहाँ करना है समझ में आ गई, तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होता है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स उसमें मिलते हैं। और इस तरह से आप जो है आगे ये प्रश्न चैप्टर तैयार करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।